यूपी के मुरादाबाद के संबल में जिस प्रकार से जो घटना घटित हुई, आपने ये देखा कि कोर्ट के आदेश पर सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी वहां पर गए थे सर्वे के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस जामा मस्जिद पर ये आरोप लग रहे हैं कि भाई वहां पर हरिहर मंदिर था, तो सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी का कहना है कि उस मंदिर में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं और जामा मस्जिद के नीचे मंदिर था और इसलिए एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की जरूरत है। और उन्होंने आवेदन भी दिया था और उस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वहां पर जांच के आदेश दिए थे। एक बार जब पहुंचे थे तब भी वहां पर जो भीड़ थी उन्होंने पथराव किया था और आज तो हद ही कर दी। आज जब पुलिस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को लेकर वहां पर जाती है, एएसआई के लोगों को वहां पर जाती है, साथ में मीडिया भी होती है और आपने देखा कितनी संख्या में भीड़ थी और इस कदर उन पर हमला कर रहे थे कि मानो कुछ अनहोनी हो ही जाती। पुलिस ने पहले उनको एहतियात बरतने को कहा तो भी नहीं माने। जब पुलिस बीच बचाव करने के लिए मैदान में उतरी तो भी वो कंटिन्यू पथराव करते रहे। देखिए, संबल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है, क्योंकि ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है और एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। वहाँ पे अभी भी ऐसे बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर के हैं, हरिहर मंदिर के हैं। इसीलिए आज इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संबल ने ये आदेश पारित किया कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी हो और एडवोकेट कमीशन वहाँ पे सर्वे करके वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के माध्यम से उसके बाद कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, न्यायालय की आदेश की कंप्लायंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एडवोकेट कमीशन महोदय से नियुक्त ये प्रार्थना करेंगे कि वो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे कमीशन आगे बढ़ाएं और वहाँ पे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के माध्यम से कमीशन कैरी आउट करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 के तहत अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। दरअसल इसके पीछे जो बात यह है कि सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी ने एक याचिका लगाई थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो संबल का हरिहर मंदिर है जिस पर जामा मस्जिद बनी है, उनका ये कहना है कि वहां पर हरिहर मंदिर हुआ करता था और ये जो मंदिर था उसमें भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में एक तो पहली बात उनकी पूजा की जाती थी और 1529 के तकरीबन जो है वो बाबर ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, इसे तोड़ा और वहां पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया। अब ये भी बात वो कह रहे हैं कि इसके पूरे साक्ष्य मिलते हैं जब आप जाकर वहां पर सर्वे करेंगे और जिस प्रकार से सर्वे करने के लिए वो अपनी टीम के साथ आए थे, साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टीम के साथ आए थे, लेकिन वहां के लोगों को ये बात बिल्कुल पची नहीं और उन्होंने इतनी संख्या में एकत्रित होकर पथराव जो किया पुलिस प्रशासन, और कहीं ना कहीं उनको भी एक जानलेवा हमला था उनके ऊपर, लेकिन पुलिस और वहां की जिला प्रशासन की टीम ने होशियारी करते हुए उनको दूसरे रास्ते से सकुशल बाहर निकाला। वैसे विष्णु शंकर जैन जी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। ज्ञानवापी में भी जब वो गए थे सर्वे रिपोर्ट के लिए, तब भी उनके ऊपर ऐसा ही अटैक होने वाला था। देखिए, आज वहाँ पे सुबह कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में सुबह 7:30 बजे से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई और ठीक उसके 45 मिनट बाद वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ चारों तरफ से इकट्ठा होने लग गई, नारेबाजी होने लग गई और धीरे धीरे वो नारेबाजी एक उपद्रव में, एक हुड़दंग में उसने शेप ले लिया। पत्थरबाजी होने लग गई, पत्थरबाजी के बाद वहाँ पे फायरिंग की गई। इन सारी घटनाओं को देख के मैं ऊपर से देख ही रहा था, काफ़ी जो मीडिया कर्मी हैं वो घायल हुए, काफ़ी पुलिसकर्मी घायल हुए और
प्रशासन ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उनको बराबर समझाया। मस्जिद से भी वहां पे बराबर उनके जो वकील हैं उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पे सर्वे की कार्रवाई चल रही है, आप लोग आराम से शांति बना के रखिए, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। उसके बाद भी इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर, जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहां पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए, और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहां पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। पर हमने सर्वे की कार्रवाई इस पूरे माहौल के बीच में कंप्लीट की है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किया है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे। देख रहे हैं आज तो वहां पे काफी पुलिस बल तैनात था। जब 19 नवंबर को सर्वे हो रहा था तब 500 से 600 लोग उस समय मस्जिद के अंदर उस समय घुस आए थे, सर्वे नहीं होने दे रहे थे। भारी मात्रा में भीड़ वहां पे बाहर नारेबाजी कर रही थी और कभी भी वहां पे बहुत भीषण आक्रमण हो सकता था प्रशासन पे और हमारे ऊपर। पर उस दिन वो अप्रिय घटना बच गई, नहीं हो पाई, किसी कारणवश ईश्वर की कृपा थी। और 19 नवंबर का सर्वे संपूर्ण इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि नाइट के समय काफी अंधेरा हो गया था और काफी फीचर्स की स्टडी नहीं हो पा रही थी। इसलिए आज एडवोकेट कमिश्नर ने सुबह 7 से 11 का समय चुना था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, इसकी नोटिस बाकायदा उनको रिसीव कराई गई थी, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसके बाद मस्जिद कमेटी के वकील और उनके जितने लोग थे उन्होंने सर्वे में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद भी लोगों को गलत ढंग से भड़का के इस तरह का उपद्रव किया गया। अब ये तो एक जांच का विषय है कि किन लोगों ने भड़काया और इस तरह का एक चीजें करने की कोशिश की। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो वहां के सांसद हैं उन्होंने जो वहां पे बयान दिए हैं वो बहुत भड़काऊ हैं और जो कोर्ट की सीधे सीधे अवहेलना करते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस ना हो सके उसी तरफ इंगित करते हैं। पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहां पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे, पुलिस ने उनको दूर किया। और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया, गाड़ी जलाया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली, गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोटकरवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयातनगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ खखासा की तरफ और वहां पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे, वहां पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा, बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थीं और काफी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है, उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जाने भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे क्योंकि जो सर्वे का काम है
वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहां पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में। प्लानिंग निश्चित रूप से की गई होगी। जो नई उम्र के लड़के हैं, यूथ हैं, बिना अपने भविष्य की परवाह किए वहां भागे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको उकसाया तो गया है, उसकी प्लानिंग तो की गई है, क्योंकि वजह आप कोई नहीं खोज पाएंगे। उनसे भी पूछेंगे तो वजह नहीं बता पाएंगे कि मस्जिद को कोई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था। प्रशासन का कोई दोष नहीं है। हम अदालत के आदेश के अनुरूप जो कार्रवाई हो रही है उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आए हैं। उन लोगों ने उस टीम के ऊपर भी पथराव किया। इमाम साहब की उसमें सहमति है और इमाम साहब की सहमति से सारी चीजें हो रही हैं। फिर इसमें क्या वजह हो गई कि किसी को यहां जाके विरोध करना पड़े? अभी तो शुरुआती कार्रवाई है, अभी तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि कोई फाइनल चीज होने जा रही है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उनकी भी पहचान कर रहे हैं जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरीके की ढिलाई नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। और मैं आपको बता दूं कि विष्णु शंकर जैन जी और उनके पिता, ये दोनों पिता पुत्र की जो जोड़ी है वो सनातनियों के लिए लड़ती है और साथ ही साथ सनातन धर्म से रिलेटेड जितने मंदिर हैं उनको बचाने का कार्य करती है और उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है। चाहे मैं बात कर लूं अयोध्या के भगवान रामलला का मंदिर हो या फिर ज्ञानवापी का हो, मथुरा का हो, अब ये जो नया आया है ये जामा मस्जिद वाला हो, और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भोजशाला है उसके लिए भी बात कर रहे हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि आगरा में जो ताजमहल है वो तेजो महल है और उनके जो ग्रैंडफादर है, मतलब उनके दादा जज हुआ करते थे, जब वो वहां पर खुद गए थे तो वहां पर उन्होंने मूर्तियां देखी है। कहां? ताजमहल के जो बेसमेंट वाला एरिया है वहां पर, और इसलिए उसको बंद कर दिया गया है और वहां पर लोगों की एंट्री नहीं है। मतलब ये कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और सर्वे वहां पर किया जाए तो ये सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इसलिए उनका ये कहना है कि जब तक उनके शरीर में खून का एक एक कतरा है तब तक वो सनातन के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक वो देश के लिए लड़ते रहेंगे और सत्य की लड़ाई के लिए चाहे उन्हें कितना भी प्रताड़ित किया जाए वो पीछे नहीं हटेंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। कोर्ट में पहुंच गया है। एक संबल रहे तब तो वहां तो कल्कि महाराज का उदय वो मंदिर रहा। ये तो नेहरू ने भारत के अंदर भारत के लोगों के साथ विश्वासघात किया, जो तुष्टीकरण के तहत ऐसा काम किया। नहीं तो काशी, मथुरा, अयोध्या, कल्कि सबके नीचे महादेव है। 1529 में एक क्रूर आक्रमणकारी बाबर ने इस जगह को ध्वस्त करने की कोशिश की थी और इसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी और आज वहां पे गलत ढंग से इस जगह को मस्जिद के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा है। ये एक ऐसा संरक्षित एरिया है। तो इस घटना पर यूपी सरकार क्या एक्शन लेगी ये आपको पता ही है, क्योंकि यूपी में एक नियम है कि सरकारी संपत्ति को आप इस प्रकार से डैमेज नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो वहां का बुलडोजर भी निकलता है और संपत्ति कुर्क भी होती है और साथ ही साथ सभी लोगों के ऊपर जो है एक्शन लिया जाता है। इनकेस वहां पर अगर जो भी सीसीटीवी कैमरे से फुटेज आएंगे तो एक एक लोगों की जो है पतासाजी भी की जाएगी और उसके बाद एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो भीड़ थी, ये भीड़ वो वाले लोग हैं जिनको वोट नहीं देने दिया गया और वोट देने से मना किसने किया था? पुलिस प्रशासन ने। ऐसा कहना है सपा पार्टी के अखिलेश यादव जी का। लेकिन अखिलेश यादव जी ये भूल जाते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज के लिए ऑर्डर देता है
और उस प्रणाली में या उस प्रोसेस में अगर कोई भी रोकने का प्रयास करता है या इस प्रकार से आपराधिक गतिविधि करता है तो कहीं ना कहीं वो न्यायालय की अवमानना करता है, क्योंकि हम सभी कानून को मानते हैं और कानून के हम इतर होकर बात कभी नहीं करते। और वो जो टीम थी, वो जो प्रशासनिक टीम आई थी, वो वही कार्य करने आई थी। मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि चुनाव से बहस को हटा करके ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। जो चुनाव में इन्होंने वोट को लूटा है, आप कल्पना कीजिए, जो लोग यहां पर अपनी बात बताने आ रहे थे, कहने आ रहे थे कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया, उनका वोट डाल दिया गया, उनके हाथ में इंक नहीं है, उंगली पे इंक नहीं लगाई किसी ने, लेकिन उनका वोट डल गया। ये बातें खुल न जाए, इसीलिए पुलिस अभी भी बैठाए हुए उन लोगों को, अभी भी थाने में बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये कि वो इस बात को, जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। जितने सारे लोग वहां आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहां पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखेंगे पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई इस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि, और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसी एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो। और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पांव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। CO संभल, उनके द्वारा उनके पांव में गोली भी लगी थी। उनको DM महोदय द्वारा एक कमेटी, जिसमें SDM संभल, EO संभल, CO संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है
ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पांव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पांव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और टीएसएम जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे पीआरओ जिनके पांव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईट से वहां पे घर की 2 महिलाओं ने ईटें दागी और उनके घर के बगल से वहां से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पांव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा। जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे ये दंगाई और बलवाई कौन थे, और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। रहमान सांसद ही है ना या जिया और रहमान पुत्र ममलूक और रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नकासा क्षेत्र के रहने वाले हैं।